हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब मशीन लर्निंग कैसे डेवलप हुई, किस तरीके से इसने धीरे धीरे पहले ये एक अलग फॉर्म में थी और उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक अलग फॉर्म में अपने आप को ट्रांसलेट किया। किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मशीन लर्निंग कोई नया आइडिया है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पुराना आइडिया है जो कि धीरे धीरे ओवर टाइम इम्प्रूव हुआ। ठीक है, ओवर इयर्स। अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले है अर्ली आइडियाज़ इन 1940s एंड 1950s। ठीक है, सबसे पहले जो मशीन लर्निंग का एक आइडिया आने लगा था वो स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1940 से 1950s में, जबकि लोग इसे एक मॉडर्न एवोल्यूशन मानते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न एवोल्यूशन नहीं, ये एक एंशियंट एवोल्यूशन है जो आज के समय में और भी ज़्यादा जो है एडवांस रूप धारण कर चुका है। ठीक है, जो मशीन लर्निंग का आइडिया है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से आना शुरू हो गया था, जब 1945 के बाद। ठीक है, एलाइड फोर्सेस और उनके बीच में जो है डिफरेंसेस हुए। ठीक है, जो भी वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, एलाइड कंट्रीज और एक्सिस कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद जो है मशीन लर्निंग का आइडिया आना शुरू हो गया था 1950s में। जो साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग थे, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि जो मशीन है क्या वो एक इंसान की तरह सोच सकती हैं, क्या वो इंसान की तरह रिएक्ट कर सकती हैं। इस चीज़ का आंसर फाइंड करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या टेस्ट करता था? ये ट्यूरिंग टेस्ट ये टेस्ट करता था कि जो मशीन है कि वो कितने बेटर तरीके से एक ह्यूमन की तरह आंसर दे पा रही हैं। ठीक है, ये टेस्ट जो है इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता था मशीन को टेस्ट करने के लिए कि क्या ये ह्यूमन की तरह अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हैं कि नहीं। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी स्टार्ट थी, किक स्टार्ट थी एक मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, इसके बाद 1952 में हमें एक मशीन लर्निंग का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने को मिला, जिसमें जो एक साइंटिस्ट थे अर्दर सैमुअल नाम की, उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जो कि क्या करता था बेसिकली, एक गेम ऑफ चेकर्स। चेकर्स नाम की कोई गेम थी, जैसे चेस होती है बिल्कुल वैसे ही कोई गेम थी, गेम ऑफ चेकर्स। उस गेम को जो है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम खेलता था। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की एक खासियत थी कि जितना ज़्यादा ये खेलता था और अपने आप को बेटर करता जाता था। मतलब अगर पहली बार इसने कोई परफॉर्म करते हुए गलती करी तो नेक्स्ट टाइम ये उस गलती को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करता था, वो गलती दोबारा नहीं दोहराता था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो कंप्यूटर भी अपनी अपनी गलतियों से, एक्सपीरियंसेस से सीख रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट थी 1952 में। उसके बाद स्लो ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ी मशीन की। ठीक है, अब क्या होने लगा, जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे इस टाइम पे? साइंटिस्ट ट्राइंग टू टीच मशीन्स टू लर्न। ठीक है, मशीन्स को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस, जो है साइंटिस्ट हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि 1960 से 1980s में मशीन लर्निंग जैसे एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करने वाले हमारे पास सिस्टम्स नहीं थे। हमारे सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीटेड थे। ठीक है, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो वो अपडेटेड थे, बट स्टिल मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में वो काफ़ी ऑब्सोलीटेड थे। उनमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जा सकती थी। तो इस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन की वजह से रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलग अलग जो भी मशीन लर्निंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कुछ सिंपल मेथड्स बनाए जिनको एल्गोरिदम्स कहा गया। ये एल्गोरिदम्स ऐसी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस थी जो कि कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए अलाउ करती थी। मतलब बेसिकली ये मशीन लर्निंग मॉडल की एक शुरुआत थी जहाँ पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया जो कि इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर काम करता था और एल्गोरिदम्स पे चलता था, छोटी छोटी और छोटे छोटे टास्क जैसे कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, इस तरीके के छोटे मोटे काम ये कर लिया करता था। ठीक है, इसके बाद है मोर डेटा मोर पावर। मोर डेटा मोर पावर मतलब 1990s में जो मशीन लर्निंग है वो धीरे धीरे बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एडवांस फास्ट कंप्यूटर्स इस टाइम पे हमारे पास आ जाते हैं।
ठीक है, अवेलेबल हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिसीजन ट्री नाम की हमारे पास आती है। ठीक है, ये डिसीजन ट्री जो है बताती है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर फ्लो के साथ डिसीजन लेता है। ये बताती थी सिंपली येस नो के क्वेश्चंस की फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है, जैसे कि अगर कंप्यूटर वांट्स टू नो इफ द एनिमल इज अ कैट। अगर कंप्यूटर ये पता करना चाहता है कि जो इमेज उसके पास आई है वो एक कैट की है या नहीं, तो वो क्या चेक करेगा, सिंपली येस नो क्वेश्चंस के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ये कैट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डज इट हैज़ अ फर। क्या अगर ये कैट है तो इसके ऊपर फर होना चाहिए, अगर इसके ऊपर फर है तो यस। ठीक है, क्या ये म्याऊ करती है, म्याऊ मीन्स इसकी साउंड जो है वो म्याऊ है, यस ये भी है। इट इज स्मॉल इन साइज, क्या ये छोटी है साइज में, यस। तो इट इज अ कैट, तो कंप्यूटर इन यस के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि जो हमारे पास जो इमेज है दैट इज ऑफ कैट। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन ने धीरे धीरे अपने आप को डिसीजन ट्री एल्गोरिदम या और भी एल्गोरिदम जो टाइम के साथ डेवलप हुई उनके ऊपर वर्क करके अपने आप को इम्प्रूव किया और स्मार्ट डिसीजन लेने लग गया ओवर टाइम। इसके बाद है बिग डेटा एंड इंटरनेट। अब 2000 के एरा में आपको पता है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट ये सब डेवलप होने शुरू हो गए। इस समय में क्या हुआ, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ से यूज़र्स के लाइक्स का डेटा, यूज़र्स के कमेंट्स का डेटा, यूज़र की चैटिंग का डेटा जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गया। और यही डेटा का इस्तेमाल किया गया किसके लिए, मशीन्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास मिलियन ऑफ यूज़र्स का कलेक्ट हुआ, इसको एक बिग कलेक्शन ऑफ डेटा या बिग डेटा एरा भी कहा जाता है। कि एक ऐसा एरा था जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डेटा था जिससे हम मशीन्स को ट्रेन कर सकते थे और मशीन जो है बेटर डिसीजन, ठीक है, और ह्यूमन के इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, डिसीजन ले सक रही थी। ठीक है, इस समय में मशीन्स फास्टर स्मार्टर होती जा रही थी। ठीक है, और अपने आप को बेटर और ह्यूमन इम्प्रोवाइज्ड रिजल्ट जो है वो देने की कोशिश कर रही थी। और दे विल एबल टू मैच द यूज़र इंटरेस्ट, और यूज़र के इंटरेस्ट को वो मैच कर पा रही थी। ठीक है, इसके बाद है डीप लर्निंग एंड मॉडर्न एआई। डीप लर्निंग का मतलब क्या है, डीप लर्निंग बेसिकली एक इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम की तरह इसको देखा जाता है। ठीक है, 2010 के समय में, 2010-2012 के टाइम पे डीप लर्निंग हमारे बीच में इमर्ज हुई आफ्टर मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग तो पूरे तरीके से एक्सप्लोर हो चुकी थी, फ्लोरिश हो चुकी थी। उसके बाद हमने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जिसका नाम था डीप लर्निंग। अब ये डीप लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इमेज बेस्ड क्लासिफाइड डेटा पर काम करती थी, मतलब इमेज को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करती थी। और इसकी एक ये भी एडवांटेज थी कि ये मशीन लर्निंग से एज कंपेयर्ड ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट, ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती थी। और ये फोटोज़, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग्स जिनके अंदर हाई कंपटीशन चाहिए होती है सिस्टम्स की, उस तरीके के डेटा के ऊपर भी ये काम कर सकती थी जिसके ऊपर मशीन लर्निंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। ठीक है, आज हम इसका एग्जांपल देखते हैं डीप लर्निंग का, जैसे फेस अनलॉक हो गया। ठीक है, फेस के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके फेस हमारे फेस से जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ डिजीज डायरेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल्स, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जो है उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।